19 अप्रैल 1993 को दोपहर के करीब 2:15 पर मुंबई की एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट लैंड करती है और उस फ्लाइट से बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त बाहर निकलते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके सामने फैंस की एक तगड़ी भीड़ लगी होगी, लेकिन उनके सामने खड़ी थी मुंबई पुलिस की एक स्पेशल टीम और बिना किसी शोर शराबे के डीसीपी बाला सेठी संजय के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं कि संजय चुपचाप पुलिस वैन में जाकर बैठ जाओ, और संजय दत्त चुपचाप पुलिस वैन में जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद बाबरी मस्जिद के दंगों को लेकर उनकी सिक्योरिटी को हाई कर दिया गया है, लेकिन संजय दत्त इस बात से पूरी तरह से अनजान होते हैं कि वो जिस पुलिस वैन में बैठे हैं वो पुलिस वैन उनको सीधे मुंबई के आर्थर रोड जेल ले जाएगी और पुलिस उनको सीधे हेडक्वार्टर लेके जाती है। वहां उनसे पूछताछ करती है, उनसे पूछती है कि संजय वो AK-56 राइफल कहाँ है, और संजय दत्त ये सुनते ही पूरी तरह से डर जाते हैं। पहले तो संजय दत्त यहाँ पर मना करते हैं कि मेरे पास में कोई AK-56 राइफल नहीं है, लेकिन थोड़ा फोर्स डालने के बाद में राकेश बालिया और बाला सेठी थोड़ा फोर्स डालते हैं, तो उसके बाद में संजय दत्त पूरी तरह से सच उगल देते हैं। संजय दत्त कहते हैं कि मैंने उस गन को, उन राइफल को डिस्ट्रॉयड कर दिया है, उनको जलाकर नष्ट कर दिया है। और दोस्तों यहीं से शुरू होती है भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार संजय दत्त की डार्क स्टोरी। दोस्तों आपको मालूम होगा संजय दत्त कोई मामूली इंसान नहीं थे। उनके पिता बॉलीवुड के एक सुपरस्टार भी रह चुके थे और वो कांग्रेस पार्टी के एक सांसद नेता भी थे। लेकिन दोस्तों संजय दत्त की इस चकाचौंध के पीछे एक अंधेरा भी था। उनके पिता सुनील दत्त ने बचपन में ही संजय दत्त को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था, जहां वो अकेले पढ़ जाते हैं, और 12 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया होता है। और कॉलेज आते आते उनको ड्रग्स, हेरोइन, LSD, कोकीन, इन जानलेवा चीजों की जो है लत लग जाती है। लेकिन दोस्तों 1981 में उनकी पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने से पहले उनकी मां का जो है कैंसर से देहांत हो जाता है, और संजय दत्त ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो इसी के चलते पूरी तरह से ड्रग्स नशे के एडिक्ट बन जाते हैं। मगर संजय दत्त के पिता सुनील दत्त से उनकी हालत देखी नहीं जाती है। वो रात रात भर बेचैन रहते हैं उनको देखकर। वो उसी के कारण इनको अमेरिका के रिहैब सेंटर भेज देते हैं ताकि उनका यहाँ से अच्छा से इलाज चल सके। और अमेरिका के रिहैब सेंटर में उनका अच्छे से इलाज चलता है, वो वहां पर अच्छी तरह से ठीक भी हो जाते हैं। वो वापस इंडिया आते हैं, इंडिया आकर अपनी बॉडी पर अच्छी तरह से काम भी करते हैं। नाम और सड़क ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवी से वो अपना एक शानदार कमबैक करते हैं। लेकिन यहाँ पर असली तूफान तो अभी आना बाकी था। दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरने के बाद में मुंबई पूरी तरह से आग की लपटों में सुलग रही थी। सुनील दत्त जो कि उस टाइम के कांग्रेस के सांसद नेता थे, सुनील दत्त इन दंगों में मुसलमानों की पूरी तरह से मदद कर रहे थे, और इसी के कारण कुछ कट्टरपंथी लोगों ने उन्हें मारने की धमकियां देना शुरू कर दिया होता है। और इन्हीं धमकियों से संजय दत्त का पूरा परिवार जो है डर जाता है। और संजय दत्त को होता है क्या कि शुरू से ही बचपन से उनको हथियारों का बहुत शौक होता है, और अंडरवर्ल्ड ने संजय दत्त की इसी कमजोरी और डर का फायदा उठाया था पूरी तरह से। जनवरी 1993 को संजय दत्त अपनी अपकमिंग मूवी यलगार की शूटिंग कर रहे थे दुबई में फिरोज खान के साथ में, और दुबई में उनकी पहली मुलाकात दाऊद इब्राहिम और उसके छोटे भाई अनीस इब्राहिम से होती है यहाँ पर। और दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई अनीस इब्राहिम संजय दत्त के पास में आकर कहता है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ में। और 26 जनवरी 1993 को शाम का टाइम था। संजय दत्त अपने पाली हिल वाले बंगले पर रुके हुए थे। उनके बंगले के बाहर में एक नीले कलर की वैन आकर रुकती है, जिसमें कि 3 लोग सवार होते थे, समीर हिंगोरा, हनीफ कांडावाला और अब्बू सलीम। और ये तीनों लोग मारुति वैन के बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर डिग्गी खोलते हैं, डिग्गी में से काले रंग का बैग निकालते हैं। वो बैग निकालकर संजय दत्त के हाथों में दे देते हैं। लेकिन संजय दत्त जब वो बैग खोलकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बैग में कोई पैसे वैसे नहीं थे। उस बैग में होती हैं 3 AK-56 राइफलें, 250 जिंदा कारतूस होते हैं, कुछ हैंड ग्रेनेड भी थे। लेकिन दोस्तों संजय दत्त ने सबसे बड़ी गलती यहीं पर कर दी थी। उन्होंने डर के मारे 2 राइफल तो वापस कर दी, लेकिन AK-56 राइफल और कुछ कारतूस अपने पास रख लिए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अपनी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए एक पिस्तौल ही काफी नहीं थी, या फिर गवर्नमेंट या पुलिस की सिक्योरिटी ही काफी नहीं थी। AK-56 जैसी राइफल और कारतूस और मिलिट्री हैंड ग्रेनेड्स की यहाँ पर क्या जरूरत थी। और इसी के बाद शुरू होता है एक नया चैप्टर। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 26 गहरा अटैक होता है, और इस अटैक में 257 लोग जो है अपनी जान गंवाते हैं। करीब 700 लोग इस अटैक में घायल होते हैं। और इन हमलों के बाद में इंडियन गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। और जब मुंबई पुलिस जांच करती है तो जांच में पता लगता है कि जो हथियारों की कंसाइनमेंट धमाकों के लिए आई थी, उसी में से कुछ हथियार संजय दत्त को भी यहाँ पर दिए जाते हैं। लेकिन उस समय संजय दत्त मॉरिशस में अपनी आने वाली फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे थे। लेकिन दोस्तों जब संजय दत्त को ये पता लगता है
कि जो उन्होंने हथियार दाऊद के गुर्गों से लिए हैं वो हथियार 26/11 अटैक के पूरी तरह से हिस्सा थे। और संजय दत्त को इसके बाद में पूरी तरह से डर सताने लगा था और इसी डर से उन्होंने अपने दोस्त यूसुफ नलवाला को फोन किया। उससे कहा कि भाई जो वो घर पे AK-56 राइफल रखी हुई है उसको डिस्ट्रॉयड कर दे, नहीं तो मैं वरना पकड़ा जाऊंगा और मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। और उसी समय संजय दत्त के दोस्त यूसुफ नलवाला ने वेल्डिंग मशीन से उन गन के पहले टुकड़े किए, उनको पिघलाकर जला दिया और डिस्ट्रॉयड कर दिया था। लेकिन मुंबई पुलिस फिर भी पता लगा लेती है और संजय दत्त को अरेस्ट कर लेती है। और गिरफ्तारी के बाद में संजय दत्त पर टाडा यानी कि टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज का एक्ट लगाया जाता है, जिसमें कि जमानत मिलना बिल्कुल नामुमकिन होता है। संजय दत्त को जेल के बैरिक नंबर 15 में रखा जाता है, जहां एक छोटा सा कमरा होता है। उस कमरे में एक बाल्टी और एक कंबल ही होता है। संजय दत्त के पिता यानी कि सुनील दत्त अपने बेटे को बचाने के लिए दर बदर भटकते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता है, जबकि वो कांग्रेस पार्टी के एक ईमानदार सांसद नेता भी रहे थे। और कोई मदद न मिलने के कारण सुनील दत्त अपने ओपोजिशन में बैठे नेता बाल ठाकरे से मदद मांगते हैं और आखिरकार संजय दत्त को 1995 में पहली बार जमानत मिल जाती है। लेकिन ये कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, ये कानूनी लड़ाई चलती है 2016 तक।